हेलो डियर। तो आज का वीडियो बहुत शानदार है। आज हम लोग 3 प्रश्न देखेंगे। तीनों प्रश्न आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तीनों प्रश्न लेकर आए हैं जहां पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन किस सब्जेक्ट का हो सकता है। ठीक है, बस आपको ये प्रश्न पढ़ना है। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस हिसाब से जो है आप इसको पढ़िएगा। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एनीमिया के बारे में। अब ये जो एनीमिया क्वेश्चन है इसे रक्ताल्पता कहते हैं, यानी रक्त की खून की कमी। समझ गए? अब एनीमिया जो होता है यह आपके ब्लड से रिलेटेड है। यह जो प्रश्न है फर्स्ट ईयर में पूछा जाएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में CHN 1 में। ठीक है, वहाँ पे पूछा क्या जाएगा कि पोषण एनीमिया क्या होता है बताइए। तो हम आपको समझाएंगे, आगे समझिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पूछेगा एंड सेकेंड ईयर में आपको MSN 1 या 2 या फिर चाइल्ड हेल्थ में भी पूछेगा। ठीक है, तो MSN में भी पूछेगा सेकेंड ईयर में और चाइल्ड हेल्थ में भी पूछा जा सकता है। तो आपके लिए ये याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एनीमिया जो होता है, एनीमिया एक प्रकार का रक्त यानी ब्लड की समस्या है, रक्त की समस्या है, जिसमें होता यह है कि जो RBC होता है, रेड ब्लड जो कोशिका होता है, लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं, इसका स्तर सामान्य से कम हो जाता है। ठीक है, और लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। यानी सीधा कहा जाए कि एनीमिया का मतलब होता है कि संपूर्ण रक्त की कमी नहीं। ठीक है, रक्त के वॉल्यूम की कमी को एनीमिया नहीं कर। आपको ऐसा लगता होगा कि 4 kg ब्लड है तो ये 4 kg ब्लड में 2 kg ब्लड कम गया तो 2 kg ब्लड हो गया मतलब एनीमिया आ गया। ऐसा नहीं होता है। एनीमिया होता है ब्लड में कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं। उस घटक में इंपॉर्टेंट होता है RBC एंड इसी RBC में हीमोग्लोबिन भी होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन को संचरण करना, मतलब ऑक्सीजन जो है सप्लाई करना। ठीक है, और दूसरा काम है हीमोग्लोबिन का कि यह आपके ब्लड को रिच ऑक्सीजन तो पहुंचाता ही है, साथ में यह क्या करता है कि आपके ब्लड को रंग प्रदान करता है, मतलब लाल भी, गहरा लाल भी इसी के कारण दिखता है। समझ गए? तो एनीमिया एक रक्त की समस्या है जो RBC के समान स्तर जो होता यह है कि RBC का समान स्तर कम होने से होता है। ठीक है, अब RBC का स्तर जब कम होता है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी समान से कम हो जाती है। समझ गए? क्योंकि उसी में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। अब इस स्थिति में शरीर के चारों तरफ रक्त के प्रवाह में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जैसे ही आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके बॉडी में ऑक्सीजन की जो मात्रा है यह भी कमने लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन को हमारे अन्य अंगों तक पहुंचाता ब्लड ही है। अब ब्लड में हीमोग्लोबिन कमेगा तो जो ब्लड को ऑक्सीजन ढोने का जो क्षमता है आगे चारों तरफ, वह क्षमता कम जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी कम मिलने लगेगा। लाल रक्त कोशिका RBC हीमोग्लोबिन नामक एक विशेष प्रोटीन का उपयोग करके शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। वही चीज़ें है कि RBC में आपके हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अन्य अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। समझ गए? जिसे हमें बॉडी के अन्य हिस्सों तक ऑक्सीजन मिलता है। और अगर इन सब चीज़ों में कमी आ जाए तो उसी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। सीधा तौर पर एनीमिया एक रक्त की बीमारी है जो रक्त में RBC के स्तर कम होने से हीमोग्लोबिन की स्तर भी कम हो जाता है, जो शरीर के अन्य हिस्सों तक ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता में कमी आ जाता है। ठीक है, जिसे एनीमिया कहते हैं। समझ गए? चलिए, एनीमिया समझ गए। अब एनीमिया के प्रकार अलग अलग होते हैं। अलग अलग जो है प्रकार जो है आपके कारण के आधार पर अलग अलग प्रकार है। ठीक है, अब एक होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी आयरन की कमी से। एक होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया या फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, एक होता है परनीसियस एनीमिया, एक सिक सेल एनीमिया और एक एप्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो पोषण एनीमिया होता है, हम लोग जो पोषण एनीमिया जानते हैं ना, तो पोषण एनीमिया यही दो के कमी के कारण होता है। पोषण एनीमिया कहने का मतलब होता है कि जो हम भोजन से जो पोषण लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, और उसमें आपके लौह तत्व होता है, उसमें फॉलिक अम्ल भी भोजन से हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों हमें पोषण से मिलता है। और अगर पोषण में इन सब चीज़ों की कमी हो जाए और फिर जो है हमें एनीमिया हो जाए तो उसे पोषण एनीमिया कहते हैं। यानी भोजन में सही से नहीं मिल रहा है ये तत्व जिसके कारण हमें एनीमिया होगा, तो वह पोषण एनीमिया हो जाएगा, पोषण डिफिशियंसी एनीमिया। समझ गए? चलिए,
तो आयरन डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, या इसी को मेगाब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं, दो हो गया। एक पर्निशियस यानी घातक एनीमिया होता है, और एक होता है सिकल सेल एनीमिया होता है, और एक एप्लास्टिक एनीमिया होता है। तो ये 4-5 जो है एनीमिया मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है छठा, देख लीजिए, थैलेसेमिक एनीमिया है, और एक है हीमोलाइटिक एनीमिया है। तो 7 एनीमिया है, मैंने सातों एनीमिया के नाम आपको बता दिया। कौन कौन सा है आपके सामने है, थैलेसेमिक, हीमोलाइटिक, 2 इधर है, 5 ऊपर बता दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कारण क्या होता है एनीमिया के, क्या कारण हो सकते हैं? तो एनीमिया के कारण में क्या क्या होता है देख लीजिए। शरीर से अत्यधिक मात्रा में ब्लड निकल जाना, मतलब चोट लग जाना या कट फट जाना, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा, तो आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, आरबीसी कम जाएगा, आरबीसी कमेगा तो हीमोग्लोबिन भी कम जाएगा। ठीक है, तो यह शरीर से अत्यधिक मात्रा में रक्त निकलना भी एनीमिया कहलाता है। शरीरों में मासिक धर्म के कारण, अब मान गया किसी किसी महिला में बहुत ज़्यादा मेंसेज के कारण ब्लीडिंग बहुत होता है, तो उसमें ये एनीमिया देखने को मिल सकता है। आहार नाल में कृमि या परजीवी संक्रमण, आपके जो आहार नाल है, जो आपके जीआई ट्रैक्ट है, उसमें आपको आहार नाल में कोई संक्रमण होना, कुपोषण होना। ठीक है, भोजन में विटामिन B2 की कमी होना। ठीक है, प्रेगनेंसी होना, प्रेगनेंसी में ब्लड की कमी हो जाती है। गंभीर संक्रमण, सीवियर इन्फेक्शन में भी ब्लड की कमी हो जाती है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, जो हमें आरबीसी का निर्माण भी करता है, तो बोन मैरो में अगर समस्या हो जाएगा तो एनीमिया हो सकता है। कोई अनुवांशिक रोग होना। ठीक है, भोजन में लौह एवं फॉलिक अम्ल की कमी, और यही भोजन में लौह एवं फॉलिक अम्ल की कमी पोषण एनीमिया कहलाता है। समझ गए? तो ये सब कारण है एनीमिया के कारण, आपसे पूछेगा, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, देख लीजिए, एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए, शरीर से अत्यधिक मात्रा में रक्त निकल जाना मासिक धर्म का कारण हो सकता है। आहार नाल में संक्रमण, कुपोषण भी हो सकता है। समझ गए? भोजन में विटामिन B12 की कमी भी हो सकता है। गर्भावस्था, गंभीर संक्रमण, अस्थि मज्जा का कार्य कम होना, अनुवांशिक विकार, भोजन में लौह और फॉलिक अम्ल की कमी, लौह की कमी के कारण। ठीक है, तो ये सब कमी के, ये सब कारण होता है एनीमिया होने का। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि लौह के कमी के कारण क्या एनीमिया होता है, बताइए। तो वही चीज़ें हैं, लौह की कमी के कारण शरीर में रक्त निर्माण के लिए लौह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने से, हीमोग्लोबिन का पर्याप्त निर्माण नहीं होने से रक्त की ऑक्सीजन क्षमता कम हो जाता है। इस स्थिति को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। यानी हमारे बॉडी में जो आयरन का मात्रा चाहिए, पर्याप्त मात्रा लौह तत्वों का, अगर वो सही से हमारे बॉडी में नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उस कारण हमारे रक्त में जो है क्या होगा, रक्त निर्माण में हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा। क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन अच्छा बनाना है तो शरीर में आपको लौह तत्व होना जरूरी है। अगर लौह तत्व की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है, और जब हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाएगा तो ब्लड में ऑक्सीजन का जो बहने का जो क्षमता है कम जाएगा, और फिर इससे जो है हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। मीन्स आयरन के कारण होने वाला एनीमिया कहते हैं। ओके, चलिए, इसीलिए देखते होइएगा पालक उलक के जो है कहा जाता है खाने के लिए। पालक में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। अब एक एनीमिया वाले पेशेंट में क्या लक्षण होगा? तो एनीमिया वाले पेशेंट में भूख नहीं लगेगा, जिसको खून की कमी हो जाएगा, देखिएगा वो खाना भी सही से नहीं लेगा, उससे कमजोरी लगेगा, रक्त कमेगा तो कमजोरी लगेगा ही। शीघ्र थकान, अर्ली फैटी होगा। ठीक है, हथेली व नाखून रंगहीन या कम गुलाबी होगा। शरीर पीलापन, पैलोरनेस होने लगेगा, बार बार उसे संक्रमण लगेगा, रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर घट जाएगा। ठीक है, तो ये सब लक्षण नॉर्मल एनीमिया के पेशेंट में देखने को मिलता है। भूख न लगना, कमजोरी होना, शीघ्र थक जाना, हथेली नाखून के जो नाखून होता है, हथेली, ये सब का जो हथेली हो, नाखून हो, ये सब आपके कम गुलाबी होगा, जबकि एक नॉर्मल व्यक्ति के देखिएगा नाखून तो एकदम गुलाबी टाइप से लगेगा। शरीर पीलापन, बार बार संक्रमण होगा, रक्त में हीमोग्लोबिन HB का स्तर कम जाएगा। ठीक है, और यही HB का स्तर बताता है लेवल, ब्लड का लेवल। ठीक है आगे देखिए, अब इसके लिए हम निदान क्या करते हैं, डायग्नोसिस क्या करते हैं? तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, मतलब भौतिक चेक होता है, शारीरिक जांच। उसके बाद जो लक्षण है उस लक्षण के जांच किया जाता है, ब्लड की जांच करके पता किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, और अगर बोन मैरो सही से काम नहीं कर रहा है तो बोन मैरो का बायोप्सी करके पता किया जाता है कि बोन मैरो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि कारण में देखे हैं कि बोन मैरो जहाँ से आरबीसी का निर्माण होता है, अगर बोन मैरो सही से काम ना करे तो कहाँ से वो ब्लड का निर्माण कर पाएगा, वही बात है। ठीक है,
उपचार की बात है तो अब एक पेशेंट को एनीमिया हो रखा है तो उसके लिए हम लोग क्या उपचार करेंगे। तो एनीमिया के पेशेंट के लिए जो उपचार होगा कि रोगी को आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे फेरस सल्फेट की टैबलेट। अब जिसको अगर आयरन डिफिशियंसी अगर एनीमिया है तो उपचार के लिए पेशेंट को आयरन की दवाई दिए जाते हैं, जैसे फेरस सल्फेट होता है, ठीक है। ये दवाइयाँ जो है आपको दिया जाता है आयरन की कमी से। अगर गर्भवती महिला है तो यह टैबलेट 100 दिन तक दी जानी चाहिए, आयरन का टैबलेट, क्योंकि गर्भवती महिला को जो है बहुत ज़्यादा रक्त की कमी महसूस हो सकता है, इसलिए आयरन का टैबलेट देना चाहिए, ठीक है। अधिक एनीमिया में या आयरन माल एब्सॉर्प्शन की स्थिति में, मतलब बहुत ज़्यादा एनीमिया हो रखा हो, गंभीर है, या फिर बॉडी में जो आयरन की मात्रा है अवशोषण का वह कम है या गड़बड़ है, तो उस स्थिति में मांस में या आईवी से जो है हम लोग आयरन डेक्स्ट्रान या आयरन सर्विटॉल साइट्रिक एसिड कम्प्लेक्स देते हैं। मीन्स सीधा समझिए कि अगर बॉडी में अधिक एनीमिया हो रखा हो या एनीमिया या आयरन का जो शोषण करने की जो क्षमता है बॉडी का वह गड़बड़ा गया हो, तो इस स्थिति में मांस या आईवी मार्ग से हम लोग आयरन डेक्स्ट्रॉन, आयरन सर्विटॉल, साइट्रिक एसिड ये सब देते हैं, ठीक है। अब अगर पेशेंट को फॉलिक अम्ल के कारण अगर एनीमिया हुआ है, फॉलिक डिफिशियंसी एनीमिया है, तो पेशेंट को फॉलिक एसिड की गोलियां जो है देते हैं लगातार, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा गंभीर एनीमिया हो रखा हो तो इस स्थिति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। यदि किसी प्रकार के संक्रमण हो तो प्रोफिलाइटिक एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, जैसे सिफेक्जिम, एमिकासिलिन, मेट्राडिनोजल, ठीक है। अगर पेशेंट में एनीमिया भी है और उसे इन्फेक्शन भी हो रहा है तो उसके लिए प्रोफिलाइटिक एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे सिफेक्जिम, एमिकासिन, मेट्रोनिडाजोल, ये सब दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। यदि पेशेंट को हम लोग देखे हैं कि जीआई ट्रैक्ट में, आहार नाल में इन्फेक्शन हो सकता है, कृमि इन्फेक्शन, तो कृमि इन्फेक्शन हो तो इसका उचित उपचार करके अल्बेंडाजोल, ठीक है, बहुत सारे जोल वाला दवाइयाँ आता है, वो सब दवाइयाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है आपको मैंने बता दिया, 6 पॉइंट मैंने उपचार में बता दिया। अब यहाँ पे साथ में पेशेंट को आहार में बहुत ज़्यादा सुधार करते हैं, भोजन सही से देंगे, ठीक है। अगर पोषण एनीमिया है यानी आयरन की कमी से है तो पालक या फिर आयरन जो है स्रोत वाला दवाइयाँ देंगे, ठीक है। या फिर अगर फॉलिक एसिड के कमी के कारण है तो उसके लिए फॉलिक एसिड का टैबलेट देंगे, फॉलिक एसिड के स्रोत वाला आहार देंगे, ठीक है। तो ये सब उपचार में होता है, ओके। बाकी लक्षण का जो उपचार होगा तो लक्षण का भी उपचार किया जाता है। अब रही बात नर्सिंग प्रबंध का, तो नर्सिंग प्रबंध मैं नहीं बताऊंगा। एक पेशेंट का एनीमिया है, अब कोई भी एनीमिया हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या जो है नर्सिंग प्रबंध कीजिएगा, ये आप खुद से सोचिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश दे दिया है, एनीमिया का कंप्लीट इंग्लिश भी दे दिया है, तो जो भी लोग इंग्लिश वाले हैं अपना इंग्लिश में पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है दूसरा प्रश्न हमारे सामने में है माय डियर। प्रश्न ये है, आपदा को परिभाषित कीजिए, आपदा के प्रकार और आपदा के प्रबंध को संक्षेप में समझाइए। ये भी प्रश्न फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपसे पूछा जा सकता है, आपसे जो है बिहेवियर साइंस में भी पूछा जा सकता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, ओके। सेकेंड ईयर की बात किया जाए तो यह आपको मेंटल हेल्थ में भी पूछा जा सकता है और MSN में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस सेकेंड ईयर में मेंटल हेल्थ, ठीक है, MHN और MSN किसी में भी पूछा जा सकता है, और फर्स्ट ईयर में भी आपको किसी में पूछा जा सकता है। बस आपको क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है। चलिए, तो चलिए डिटेल में देखते हैं। आपदा क्या होता है? आपदा का अर्थ है अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जिससे व्यापक भौतिक क्षति होते हैं। यह एक प्रतिकूल स्थिति है जो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, मतलब एक अपोजिट, एक गड़बड़ स्थिति है जो मानवीय भौतिक पर्यावरण व्यवस्था को व्यापक तौर पर प्रभावित करता है और क्षति पहुंचाता है, जिसमें बड़े पैमाने पर माल जाल का जो है हानि भी होता है, समझ गए। तो देखिए, आपदा आपको बता के नहीं आएगा, चाहे वो मानव निर्मित हो चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो। मानव निर्मित होगा जैसे बम ब्लास्ट कर देना, आग लगा देना, ठीक है। तो कोई व्यक्ति एक कह के नहीं आपको बम ब्लास्ट करता है, या कोई व्यक्ति जो है आपको कह के आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, या कह के जो है वह फायर नहीं करेगा। तो मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, प्रकृति तो भाई कहेगा ही नहीं, वो तो जब मानव आपको नहीं कहेगा आपको हानि पहुंचाने के लिए, तो प्रकृति थोड़ी ना कह पाएगा। तो ऐसा आपदा का अर्थ होता है कि अचानक, ठीक है,
अचानक से होने वाली ऐसी विध्वंसकारी घटना जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है, जिससे क्षति पहुंचती है, जिससे प्रतिकूल स्थिति में मानवीय, भौतिक, पर्यावरण व्यवस्था को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है, वही आपदा होता है। आपदा अचानक से होने वाली घटना को ही आपदा कहते हैं, जो मानव निर्मित भी हो सकता है, जो प्रकृति भी हो सकता है, जिसे बड़े पैमाने पर जान माल की और पूरे व्यवस्था को जो है विध्वंस कर सकता है, क्षति पहुंचाने वाला जो घटना है वही आपदा कहलाता है। तो आपदा के बारे में समझ गए। चलिए, ये है। अब यहाँ पे देखिए, मानवीय के मतलब व्यक्ति को क्षति पहुंचाएगा, भौतिक मतलब जो व्यक्ति को घर हो गया, ठीक है, घर हो गया, बिल्डिंग हो गया, सामान हो गया व्यक्ति से जुड़े हुए, तो वो भौतिक चीज़ें हो गया। पर्यावरण का मतलब जैसे पर्यावरण, जैसे पेड़ पौधे, सबको क्षति पहुंचा देता है आपदा आने पर, ठीक है। इसके माल जाल की हानि होती है, समझ गए, सब प्रभावित होता है आपदा में। तो यही चीज़ें हैं, समझ गए। पर्यावरणीय समस्या प्राकृतिक आपदा हो सकती है या निर्मित या मानव निर्मित क्रियाकलाप द्वारा उत्पन्न हो सकती है। यानी ये जो आपके मतलब आपदा हो सकता है, ये आपदा प्रकृति भी हो सकता है या मानव निर्मित भी हो सकता है। आपदा हमेशा बड़े पैमाने पर जान माल की तबाही का कारण होता है व इनसे उबरने हेतु स्थानीय व वैश्विक स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम सभी नर्स को नर्सिंग में भी आपदा के बारे में पढ़ना होता है कि हमारे आसपास अगर आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूस्खलन आ जाए, ठीक है, कुछ भी आपदा आ जाए तो उसमें लोगों के लिए हम कैसे राहत बन के लोगों को मदद करेंगे। इसीलिए नर्स को भी आपदा जानना चाहिए और आपदा में क्या होता है, आपदा में कैसे मदद करनी चाहिए। तो इसीलिए नर्स के आपदा बहुत महत्वपूर्ण है और पूछता भी है, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में। तो ये चीज़ें को समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आपदा के लिए आप लोग समझ लीजिए, आपदा में ट्रिएग होता है, ठीक है, ट्राई एज, ठीक है, ये याद रखिए, ट्राई एज, ठीक है, ट्राई एज, समझ गए। ट्राई एज आपदा के समय प्राथमिक देखभाल के लिए विकसित नियमों का समूह है। अब आपसे पूछ देगा कि, तो आपको ये समझना है कि जो आपदा है, ये आपदा को जो है ट्रिएग, एक आपदा का एक नियम विकसित किया गया देखभाल करने के लिए। इसमें पीड़ित के देखभाल गंभीरता के आधार पर जो है किया जाता है, दिए गए रंगों के आधार पर किया जाता है। अब ये जो देखिए, अब जैसे आपदा मानिए, तो आपदा में बहुत सारे लोग चपेट में आता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग को कितना का पैर टूट गया, कितना का जो है हाथ कट गया, कितना का जो है सर फट गया, कितना का जो है ए जल गया, ठीक है, कितना बिल्कुल गंभीर हो जाता है, कितना मरने के पोजीशन में रहता है। तो ये ट्रियाक बताता ये है कि जो जितना गंभीर होगा उस गंभीरता के आधार पर पहले देखभाल जो है उसे निश्चित किया जाएगा। मतलब जो सबसे ज़्यादा गंभीर होगा पहले जो है उसको जो है प्राथमिकता के आधार पर उसे देखभाल दिया जाएगा, और उसके लिए ट्रियाग एक नियम विकसित किया गया जिसे ट्रियाग कहते हैं, जो गंभीरता के अनुसार जो है रंग प्रदान करके देखभाल किया जाता है। अब ये ट्रियाग कौन कौन से रंग बताता है तो देख लीजिए। हरा रंग यहाँ पे बताता है कि जो व्यक्ति चलने फिरने में सक्षम हो, ठीक है। हरा रंग ऐसे बताता है ट्रिएग में हरा रंग सूचित करता है कि जो व्यक्ति पीड़ित तो है बट वह चलने फिरने में सक्षम है, तो ये हरा रंग बताता है। लाल रंग बताता है कि जीवित रहने की सर्वाधिक संभावना वाले व्यक्ति। अब लाल रंग ट्रिएग में वैसे व्यक्तियों को निश्चित करता है, बताता है कि जो व्यक्ति में जीने की संभावना सबसे सर्वाधिक है, तो वैसे को निश्चित किया जाता है। पीला रंग गंभीर रूप से चोटिल परंतु जीवन को खतरा नहीं। और पीला रंग बताता है कि व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल तो है बट उसके जीवन को खतरा नहीं है उतना, समझ गए। तो ये पीला रंग है। काला रंग बताता है कि मृत व्यक्ति या मरणासन व्यक्ति। काला रंग बताता है कि व्यक्ति आपदा के कारण मर चुका है या मरने के बिल्कुल निकट आ चुका है। तो यही जो है आपको कलर याद रखना पड़ेगा, हरा लाल पीला काला, हरा लाल पीला काला। हरा व्यक्ति चलने फिरने में सक्षम हो लेकिन पीड़ित है। लाल रंग बताता है कि जीवित रहने के सबसे ज़्यादा संभावना वाले पीड़ित व्यक्ति। पीड़ित तो सब है, आपदा से तो सब पीड़ित ही होगा, लेकिन कौन किस प्रकार के पीड़ित है ये बताता है ये कलर। पीला रंग बताता है कि व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा चोटिल है परंतु जीवन का खतरा नहीं है। काला रंग बताता है कि व्यक्ति मरने के निकट है या मर चुका है, समझ गए। तो ये जो है ट्रिएग नियम स्पष्ट करता है। ओके, अब इसका वर्गीकरण कैसे होगा, तो आपदा के कारणों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। वर्गीकरण जो किया गया है, आपदा को एक नेचुरल प्राकृतिक आपदा, एक मैन डिजास्टर मैन मेड यानी मानव निर्मित। तो ये दो प्रकार का नॉर्मली याद रखिएगा। नेचुरल डिजास्टर में होता है बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी का फटना, बवंडर। तो ये नेचुरल डिजास्टर जो होता है प्राकृतिक आपदा, यह बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी फटना, बवंडर, ये सब नेचुरल आपदा है, ठीक है।
मैन मैन डिजास्टर आपदा का मतलब है युद्ध हुआ, दंगे होना, पुल ढह जाना, आतंकवादी आक्रमण, जैविक युद्ध, ठीक है, रासायनिक युद्ध, आगजनी, भगदड़ मचना, परमाणु आपदा, न्यूक्लियर रिसाव, ये सब मैन मेड डिजास्टर है, यानी मानव निर्मित है, मानव के द्वारा किया गया आपदा है। तो ये मानव निर्मित, ये नेचुरल डिजास्टर, दोनों के वर्गीकरण पूछेगा, बता दीजिएगा, ठीक है। अब इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछता है कि आपदा प्रबंधन में नर्स की भूमिका बताएं। देखिए, अब नर्स के जो भूमिका है यह आपको सिंगल 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, समझ गए, या फिर लॉन्ग में पूछेगा तो यह क्वेश्चन ज्वाइंट में रहेगा। ओके, चलिए देख लीजिए कैसे। आपदा प्रबंध में नर्स की भूमिका क्या क्या है, चलिए। रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके, देख लीजिए। नर्स को आपदा प्रबंधन हेतु व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक दोनों ही प्रकार से तैयारी होना चाहिए। नर्स किसी भी आपदा के निपटने के लिए, प्रबंधन के लिए नर्स को खुद यानी व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही प्रकार से तैयार होना चाहिए, ठीक है, कि कब क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं, तो इसके लिए खुद को और उसके जो प्रोफेशन है नर्सिंग का, उस दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए नर्स को आपदा प्रबंधन हेतु। तो इसीलिए देखते होइएगा कि आपदा प्रबंधन में भी जो है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उसमें भी नर्स की बहाली की जाती है, ताकि नर्स जो है आपदा में लोगों को मदद कर सके, ठीक है। ये हो गया। इस हेतु नर्स को डिजास्टर मैनेजमेंट का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए देखते होइएगा कि जितने भी नर्सिंग कोर्स है सब में डिजास्टर मैनेजमेंट नर्स के लिए एक चैप्टर दिया गया है, जहाँ पे पढ़ा जाता है कि होता क्या है, बेसिक चीज़ें जाना जाता है। तो एक नर्स के डिजास्टर मैनेजमेंट को विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त करना चाहिए। उसे आपातकालीन परिस्थिति एवं आपदा के दौरान निम्न कार्य करनी चाहिए। अब ये आपदा क्या है? आपदा एक आपातकालीन इमरजेंसी कंडीशन है जो अचानक से आता है, जो चीज़ें अचानक आ जाए वह आपातकालीन ही होता है। तो आपातकालीन परिस्थिति या आपदा दोनों में इस दौरान निम्न कार्य करनी चाहिए नर्स को, यानी नर्स को क्या क्या भूमिका निभाना चाहिए, देख लीजिए। परिजनों एवं समुदाय के मीटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे ही कोई डिजास्टर लगे कि बाढ़ आने वाला है, अकाल होने वाला है, कोई ज़्यादा क्षति होने वाला है, तो आसपास के समुदाय में परिजनों के साथ मिलकर व्यवस्था करनी चाहिए आपदा से निपटने का, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट। बचाव के उपाय खोजना, नर्स को ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो आपदा है या जो आपदा आने वाला है उसका बचाव कैसे किया जाए, इसके लिए उपाय खोजना नर्स के काम है। घरों में आपदा बचाव हेतु सुरक्षित उपाय समझाना, नर्स का ये भूमिका है कि वह लोगों में, वह समुदाय में, घरों में रहे तो आपदा से बचाव हेतु कैसे सुरक्षित रखे अपने आप को, उसके लिए उपाय लोगों को समझाना, क्योंकि नर्स एक प्रशिक्षित है, ठीक है। आपदा के दौरान निम्न की सप्लाई में मदद करनी चाहिए। अब आपदा के दौरान नर्स को निम्न चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपदा के समय और भी चीज़ों का डिमांड होता है, तो नर्स को निम्न सप्लाइयों में भी मदद करनी चाहिए, जैसे भोजन सप्लाई, पानी सप्लाई, कपड़ों की सप्लाई, कंबलों की सप्लाई, प्राथमिक उपचार बॉक्स, इस सब का जो है आपको सप्लाई करना चाहिए एज ए नर्स। अब एज ए नर्स आप नहीं, अब ऐसा नहीं है कि आप नर्स है तो आप उनको भूखे छोड़ दीजिएगा, पानी नहीं दीजिएगा, कपड़ा नहीं दीजिएगा, आप व्यवस्था तो करवा सकते हैं ना। तो नर्स को इन सब में भी भूमिका निभानी चाहिए कि भोजन सप्लाई करवाएं, पानी सप्लाई करवाएं, कपड़ों की सप्लाई करवाएं, कंबलों की सप्लाई करवाएं, प्राथमिक उपचार जो है वो दें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी जो है आपदा के दौरान मदद करनी चाहिए। आगे है फ्लैश लाइट एवं बैटरी, नर्स को जो है ये चाहिए कि आपदा के दौरान इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो फ्लैश लाइट और बैटरीज का इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। औषधि का वितरण करवाएं, बहुत सारे जो लोग होंगे जिनको ज़रूरत होगा कुछ दवाइयाँ का, तो उनको दवाइयाँ का भी वितरण करवाएं, ठीक है। सैनिटेशन सप्लाई, सैनिटेशन सप्लाई का मतलब होता है कि जैसे आसपास गंदगी है, चूँकि आपदा में बहुत सारे चीज़ टूट फूट कर इधर उधर बिखरते हैं, पानी अगर बाढ़ है तो बहुत ज़्यादा इधर उधर पानी लग जाते हैं, तो इस कारण से जो है सैनिटेशन करवाना चाहिए, जैसे डीडीटी पाउडर हो गया, इस सब का छिड़काव करवाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब नर्स को चाहिए कि ये सब उपलब्ध करवाएं, ठीक है। आगे है कि नर्स को महामारी की आशंका को देखते हुए सभी स्वास्थ्य देखभाल संबंधित वस्तुएं तैयार रखना चाहिए। उदाहरण, अब नर्स को आवश्यक जरूरी सामान तो ऊपर देख ही लिए कि वो सब का भी जो है सप्लाई करवाना चाहिए, बट नर्स का जो अपना काम है महामारी के समय, आपदा के समय, इमरजेंसी कंडीशन में नर्स को खुद को तैयार रखने के साथ साथ वह स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित चीज़ों वस्तुओं को भी जो है तैयार रखना चाहिए, ताकि जैसे ही ज़रूरत पड़ जाए लोगों को इमीडिएट केयर दिया जाए, जीवन बचाया जाए। तो उसके लिए स्टेटोस्कोप रखना चाहिए, बीपी उपकरण रखना चाहिए, समझ गए, इमरजेंसी ड्रग रखना चाहिए, टीकाकरण रखना चाहिए और ऑक्सीजन सप्लाई करवाना चाहिए, ताकि लोगों, जो जीने वाले लोग हैं उन लोगों का जीवन बचाया जाए आपदा के समय इन सब चीज़ों को रख कर, ठीक है।
ये हो गया। अब चाहे तो हम आप और सारे चीज़ लिख सकते हैं। नर्स को क्या चाहिए, तो नर्स को चाहिए कि वह जो है आस-पास नर्स को चाहिए कि वह एक अच्छे कैंप लगाकर लोगों को ट्रीटमेंट दे, ठीक है। नर्स को चाहिए कि वह रिहैबिलिटेशन में भी भूमिका निभाए। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि पुनर्वास में भूमिका निभाए, मतलब जो फँसे हुए लोग हैं उनको निकाल कर उनको जो है अलग जगह पर शिफ्ट करवाने के लिए, इनके लिए भी नर्स को काम करना चाहिए। तो आप एज ए नर्स, एक प्राकृतिक आपदा घटित हो चुका है या होने की आशंका है, तो उस लिए अपने आप को और लोगों के लिए क्या आप कर सकते हैं, भूमिका निभा सकते हैं, यह कॉमन चीज़ें हैं जिसको आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आपको इसको और ज़्यादा आप खुद से भी डिटेल से इसको लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं था, ठीक है ना। एज ए नर्स भूमिका लिखना था, पहले भी पढ़ा चुके हैं, अभी भी पढ़ा चुके हैं। आपको पहले का अच्छा लगा तो पहले वाला लिखिए, अभी को अच्छा लग रहा है तो अभी वाला लिखिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे डाइजेस्टर का मैंने पूरा डाइजेस्टर का आपदा का इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो जो मेरे डियर है इंग्लिश वाले, अपना इंग्लिश में भी आप इसको तैयारी कर लीजिएगा। ओके, चलिए। अब माय डियर, यहाँ पे मेरे लिए जो आगे प्रश्न आया है वह है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अपने आप में फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, सेकेंड ईयर में भी आपके महत्वपूर्ण है। सेकेंड ईयर में मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, वहाँ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और सेकेंड ईयर में यहाँ, और फर्स्ट ईयर में जो है आपके पूछा जाएगा कहाँ पे, तो यह पूछा जाएगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी, और यह पूछा जा सकता है आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। संप्रेषण लॉन्ग में भी पूछता है, शॉर्ट में भी पूछता है, तो आपको अपने तरीके से लिखना है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं। पहला प्रश्न है संप्रेषण होता क्या है, संप्रेषण के महत्व, इंपॉर्टेंस और उद्देश्य यानी पर्पज को बताना है। ओके, चलिए। संप्रेषण होता क्या है, सबसे पहले देखिए संप्रेषण होता क्या है, इस चीज़ को समझिए। संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार या किसी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने वाला द्वारा भेजना तथा प्राप्त करने वाला द्वारा प्राप्त करना। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है आदान प्रदान करना। जैसे हम वीडियो के माध्यम से आपके पास पढ़ाई लेकर आ रहे हैं, या फिर कोई सूचना भी लेकर आते हैं, नोटिस भी लेकर आते हैं, जो आप वीडियो के माध्यम से देखकर सूचना को प्राप्त करते हैं। तो हमारे आपके बीच में क्या है, एक प्रकार से कम्युनिकेशन चलता है कि हम जो चीज़ बताना चाहते हैं, चाहे कोई अपडेट आए, कोई नोटिस आए, तो उसको हम जो है वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच यूट्यूब के माध्यम से सूचना बताते हैं। आप देखकर आप जानकारी लेते हैं, आपको जानकारी होता है, ठीक है। तो आप प्राप्त करने वाला हो गए, हम भेजने वाले हो गए, संदेशवाहक हो गए, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है यही कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जिसमें कोई विचार भी हो सकता है, कोई संदेश भी, कोई सूचना भी, कुछ भी हो सकता है जिसको हम लोग आदान प्रदान करते रहते हैं, ठीक है। चाहे वो ग्रुप के बीच में हो, चाहे दो व्यक्तियों के बीच में हो, किसी के बीच में भी ये कम्युनिकेशन हो सकता है। समझ गए। कम्युनिकेशन का अर्थ अगर नहीं समझे फिर से समझिए। कम्युनिकेशन का अर्थ है सूचना का आदान प्रदान, सीधी सी बात है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी सूचना, कोई भी विचार, कोई भी चीज़ों, संदेश, कुछ भी, उसका आदान प्रदान। कम्युनिकेशन थोड़ी कठिन प्रक्रिया है, ठीक है। कठिन प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल इंसान के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। अब कम्युनिकेशन हो गया सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी सूचना को एक से दूसरे के पास भेजना, ठीक है। ये हो गया कम्युनिकेशन, संचार, मतलब एक से दूसरे के बीच में माध्यम, यही कम्युनिकेशन। और उसमें स्किल जुड़ जाता है, मतलब होता है कौशल, ठीक है। तो जब ये कम्युनिकेशन में स्किल जुड़ जाता है तो यह व्यक्ति के लिए, उसके पर्सनालिटी के लिए एक अभिन्न अंग बन जाता है। तभी देखते हो यह कहता है कि इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर है, बहुत प्रभावी है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है तो आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाइएगा, किसी सामने बैठिएगा, तो आप एक अट्रैक्टिव जो है उसको लुभा सकते हैं अपने ओर, अगर कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़िया है तो। समझ गए। कम्युनिकेशन का मतलब है आप अपनी बात को लोगों के सामने कितने प्रभावी से, ठीक है, रखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल का किसी व्यक्ति से आपके बात करने के तरीक़ों को कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। स्किल का मतलब होता है कौशल, और कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, संचार, सूचनाओं का आदान प्रदान, और स्किल का मतलब होता है कौशल। यानी आप जो किसी व्यक्ति के पास बातचीत कर रहे हैं या अपने संदेश भेज रहे हैं, चिट्ठी पत्र भेज रहे हैं, तो आप कितना प्रभावी, कितना बढ़िया से भेज रहे हैं, यही बढ़िया, यही प्रभावी, यही इफेक्टनेस जो है आपके स्किल को बताएगा कि आप कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है, ठीक है। तो यही कम्युनिकेशन स्किल हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाता है कि व्यक्ति कितना बढ़िया स्किल का है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है, समझ गए। और कम्युनिकेशन क्या है, सूचना है, उसको आदान प्रदान है। ओके, कम्युनिकेशन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक भाग है आपका शब्दहीन और एक है शाब्दिक, यानी एक होता है आपका, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वर्बल, और एक होता है नॉन वर्बल। अब यहाँ पे इसको छोड़िए, कम्युनिकेशन का वर्गीकरण देखिए। ये है कम्युनिकेशन, संप्रेषण,
संबंधों के आधार पर फॉर्मल इनफॉर्मल, बस संबंध के आधार पर अगर आपसे पूछ दे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, तो एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, दो प्रकार से। यहीं पे बात किया जाए अभिव्यक्ति के आधार पर, तो एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल, यानी एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक कहने का मतलब है एक होता है ओरल और एक होता है रिटेन, समझ गए। यानी जो शब्दों में बताया जाए उसे आप कह के बता दीजिए मौखिक रूप से, या लिख के बता दीजिए तो वो शाब्दिक हो जाएगा। नॉन वर्बल मतलब अशाब्दिक, जिसमें कोई शब्द नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये संप्रेषण का वर्गीकरण है। पहला है संबंधों के आधार पर, दूसरा है अभिव्यक्ति के आधार पर। संबंध के आधार पर दो, फॉर्मल इनफॉर्मल, अभिव्यक्ति के आधार पर शाब्दिक अशाब्दिक, और फिर जो वर्बल है यह दो है, एक है मौखिक और एक है रिटेन। समझ गए चीज़ों को। चलिए ये हो गया, आगे देख लीजिए। अब आपको पता है कि संप्रेषण का महत्व हम लोग को ऊपर बताना था, महत्व पर बताना था, उद्देश्य बताना था। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का क्या महत्व होता है, तो महत्व भी इसका जो है अनेक प्रकार के हो सकता है। जैसे संप्रेषण के द्वारा नर्स मरीज को समझने में आसानी होती है, जिससे मरीज की बेहतर सेवा करने में सहायता मिलती है। कम्युनिकेशन मतलब होता है कि आप अपने बातों को कैसे दूसरे के सामने रख सकते हैं। ठीक है, तो एक नर्स को मदद मिलता है कि वह अपने बातों को मरीज से या मरीज के बातों को कैसे समझ लेती है, ठीक है, कितना अच्छे से, तो यह बेहतर सेवा प्रदान करने में मदद करता है। संप्रेषण नर्स द्वारा की जाने वाली रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग में सहायक होता है। कम्युनिकेशन जो होता है रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग में सहायक होता है। कम्युनिकेशन जो है व्यक्तियों के संबंधों में मधुरता लाता है और तनाव रहित बनाता है। कम्युनिकेशन जो है उपचार के बाद मूल्यांकन में मदद करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन से प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा को करने में मदद मिलता है। ठीक है, कम्युनिकेशन से जो है नर्स और अन्य कर्मचारी और डॉक्टर और अधीनस्थ कर्मचारी के बीच आदान प्रदान करने में भी फायदा मिलता है। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या और उनके निदान पर भी चर्चा कर सकती है। तो कम्युनिकेशन का बहुत सारे जो है आपके फायदे हैं, जो कि मैंने बता दिया। क्या क्या फायदे हैं एक बार रिपीट कर देते हैं, जिसको महत्व भी कहते हैं। कम्युनिकेशन का महत्व ये है कि इससे लोगों को नर्स मरीज के बीच जो है बेहतर सेवा स्वास्थ्य सेवा देने में मदद मिलता है। इससे रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग में सहायता मिलता है। ठीक है, यह परस्पर व्यक्तिगत संबंधों को मधुर बनाता है। ठीक है, यह उपचार के बाद मूल्यांकन में भी मदद करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन से प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा भी देने में जो है मदद मिलता है। कम्युनिकेशन से जो है नर्स अन्य मरीजों से, डॉक्टर से, अन्य चिकित्सकों से, अन्य कर्मचारियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करने में भी मदद मिलता है। और कम्युनिकेशन द्वारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स है वह अन्य लोगों के स्वास्थ्य समस्या और उनके निदान के बारे में चर्चा भी करती है। तो यह महत्व हो जाता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, कम्युनिकेशन का क्या उद्देश्य है, अब यहाँ पे महत्व समझ गए तो कम्युनिकेशन है क्या। ठीक है, मतलब इसका क्या उद्देश्य है आगे, तो कम्युनिकेशन का उद्देश्य ये है कि इससे स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा जन समुदाय के जीवन शैली में बदलाव लाया जा सकता है। कम्युनिकेशन का उद्देश्य यह है कि इससे हम लोगों के जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। इससे रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग में विशेष महत्व मिलता है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है कि हम नर्स और अन्य कर्मचारियों के बीच में जो है तालमेल बैठा सकते हैं, बातें चीतें कर सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा के आकलन हेतु भी संप्रेषण का विशेष महत्व है। ठीक है, और आगे है नर्स के द्वारा अनेक स्वास्थ्य संबंधी योजना बनाना हो, लोगों के बीच बातचीत करना हो, ठीक है, लोगों को अवगत कराना हो स्वास्थ्य के बारे में, तो ये सब भी में मदद करता है। यानी देखा जाए बेसिकली तो कम्युनिकेशन का उद्देश्य और महत्व एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर महत्व को जो लोग समझ गया वह उद्देश्य को भी आसानी से समझ जाएगा, दोनों एक ही है। अगर महत्व को उद्देश्य में पूछ दे तो आप आराम से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। आप देखना लीजिए 5 पॉइंट यहाँ पे था, तो यह पाँचों पॉइंट महत्व वाला से रिलेटेड ही था, ऊपर वाला से रिलेटेड ही था। तो आपके उद्देश्य या महत्व कोई एक ही पूछेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब बातें आता है कि कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से सिद्धांत जरूरी है। कम्युनिकेशन अगर करना है एज ए नर्स हम हैं, तो हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो बातें को ध्यान में रखेंगे वही तो सिद्धांत बन जाता है ना। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि जिस चीज़ें को हम लोग ध्यान में रखकर काम करते हैं वही एक प्रिंसिपल होता है, वही एक सिद्धांत होता है। समझ गए। तो हम कम्युनिकेशन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, चलिए देखते हैं, वही प्रिंसिपल होगा। संप्रेषण के दौरान जो प्रेषक है, मतलब जो भेजने वाला है, और जो प्राप्त करने वाला है,
इनमें ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जो उसे समझ आए। यानी कम्युनिकेशन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल समझने योग्य भाषा का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। संप्रेषण के दौरान जो है प्रश्न पूछकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राप्तकर्ता ने सही संदेश ग्रहण किया है जो वह देना चाहता है। अब मान के हम मैसेज किसी के पास भेजे हैं तो हम सामने वाला से पूछेंगे कि जो हम भेजे हैं क्या वो मैसेज गया है ना, तो दोनों में कन्फर्मेशन होना जरूरी है। जो सेंडर है मतलब जो भेजने वाला है, जो रिसीवर है जो प्राप्तकर्ता है, दोनों के बीच में जो है सही संदेश होना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए कन्फर्म करेंगे। तीसरा है संप्रेषण के लिए आरामदायक स्थान का चयन करेंगे। मतलब संदेश भेज रहे हैं बातचीत करने के लिए टॉपिक पे, तो उसके लिए कंफर्टेबल जोन होना जरूरी है। हड़बड़ाहट में कम्युनिकेशन बिगड़ सकता है, ठीक है। संप्रेषण के दौरान सरल भाषा का उपयोग करें, शब्दों को पूरा कर लें, ठीक है। शब्दों को संक्षिप्त में उपयोग नहीं करें, क्योंकि हो सकता है जो आप संक्षिप्त में समझ रहे हैं वो सामने वाला ना समझे। तो इसीलिए संप्रेषण में बिल्कुल आप अच्छे भाषा और संक्षेप चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छे भाषा का उपयोग करेंगे। आगे है संप्रेषण के दौरान द्विपक्षीय होना चाहिए, उसे प्राप्तकर्ता सक्रिय रहता है। संप्रेषण हमेशा दोनों पक्षों के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही बातों को दूसरे को समझा रहे हैं, आप उसके बातों को नहीं समझ रहे हैं। तो संप्रेषण हमेशा द्विपक्षीय होनी चाहिए। प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता को एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो प्रेषक है जो प्राप्तकर्ता है, दोनों एक दूसरे के बीच जब कम्युनिकेशन करे तो एक दूसरे की सम्मान की भावना रखे, ओके। सातवां पॉइंट है प्रेषक को संप्रेषण के विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अल्प ज्ञान से संप्रेषण प्रभावी हो सकता है। मान के नर्स है, वह किसी कर्मचारी से बात कर रही है किसी चीज़ के बारे में, किसी मरीज के बारे में, तो अगर नर्स को उस मरीज के बारे में डिटेल से पता ही नहीं है, ऊपर ऊपर पता है, तो उससे क्या होगा, कम्युनिकेशन अधूरा रह जाएगा, आगे बात पहुंच नहीं पाएगा कंप्लीट। तो संप्रेषण में होना चाहिए कि जो विषय पर बातचीत हो रहा है उस पर कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आठवां है प्रेषक द्वारा दिए जाने वाला संदेश यानी भेजने वाला जो है संदेश वह सूचना सत्य पर आधारित होनी चाहिए, और जो कम्युनिकेशन हो वह झूठी बातों पर नहीं सत्य पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। तो चीज़ों को समझ गए। चलिए अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन का कौन कौन से घटक होता है, कंपोनेंट बताइए, ठीक है। तो कंपोनेंट में चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए कम्युनिकेशन में जो घटक होता है पहला होता है सेंडर यानी भेजने वाला, समझ गए। अब भेजने वाला कोई व्यक्ति होगा जो भेजेगा। दूसरा होता है संदेश जो मैसेज है। अब ये व्यक्ति क्या चीज़ को भेजेगा, कोई ना कोई संदेश होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ होगा ना, उस चीज़ को भेजेगा, ठीक है। तीसरा है माध्यम। अब तीसरा नंबर पर होता है जो मीडियम होता है। मीडियम कहने का मतलब है ईमेल से भेजते हैं या किसी आदमी के थ्रू भेजते हैं या फिर फ़ोन पर मैसेज कर रहे हैं या कॉल से कह रहे हैं, तो ये या रेडियो के थ्रू है, तो ये मीडियम है, माध्यम है, ठीक है। तीसरा हो गया माध्यम। चौथा है प्राप्तकर्ता, चौथा होता है प्राप्तकर्ता। अब मान गए ये सेंडर हो गया प्रेषक, दूसरा हो गया मैसेज संदेश हो गया, तीसरा हो गया माध्यम हो गया, चौथा हो गया अब ये माध्यम के जरिए हम किसी के पास मैसेज भेज देंगे तो वह प्राप्तकर्ता होगा जो प्राप्त करेगा। तो चौथा है प्राप्तकर्ता। यही चार कंपोनेंट है, प्रेषक, ठीक है, संदेश, प्रेषक, संदेश, उसके बाद हो गया आपका माध्यम और उसके बाद हो गया प्राप्तकर्ता, ठीक है। ये चार कंपोनेंट ध्यान में रखिएगा। और पांचवा होता है अब लास्ट में जो प्राप्त करता है रिसीवर है वो आपसे प्राप्त कर लेगा चौथा स्टेप में। तो पांचवा स्टेप होता है फीडबैक देना यानी प्रत्युत्तर देना। और जब चौथा पॉइंट जब रिसीवर आपके मैसेज को प्राप्त कर लेगा और वह इसके रिगार्डिंग में आपको रिप्लाई देगा तो वह रिप्लाई फीडबैक होता है जो अपने भावनाओं को प्राप्त करता आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। और उसके बाद यह कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यही प्रोसेस है, यही कंपोनेंट है, इसी पांचों प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप यह कम्युनिकेशन गुजरता है। ओके आगे चलिए। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कम्युनिकेशन को कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो कम्युनिकेशन को इंटरप्रेट कर सकता है, मीन्स अवरोध कर सकता है, गड़बड़ा सकता है, कम्युनिकेशन में बाधा डाल सकता है। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन देख लीजिए। कम्युनिकेशन के लिए जो बाधा उत्पन्न करने वाला जो चीज़ें है वह भावनात्मक कारण। भावनात्मक कारण के मतलब होता है संदेह, भय, क्रोध, चिंता, दुख, पूर्वाग्रह, सुनने में कमी आदि संदेश को ग्रहण करने में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे हम किसी के पास मैसेज भेज दिए, उसका मूड सही नहीं है, वो चिंता में, दुख में, क्रोध में, भय में है, तो उसको क्या होगा, वह सही से नहीं लेगा उस चीज़ को और फिर हमारा कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगा। तो भावनात्मक कारक भी जो है गड़बड़ा सकता है। दूसरा है भौतिक कारक। भौतिक कारक कहने का मतलब है कि संप्रेषण को भौतिक कारक गड़बड़ा सकता है। कैसे
तो पीड़ा, बोलने में परेशानी, थकान, बीमारी, ये सब भौतिक कारक है जो व्यक्ति से रिलेटेड है, ठीक है। बाय फिजिकल मतलब व्यक्ति के फिजिकल रूप से सही नहीं होगा तो उसके कम्युनिकेशन को गड़बड़ाएगा। बौद्धिक कारक मतलब व्यक्ति में गलत अर्थ, शब्दों का गलत अर्थ, ज्ञान में कमी आदि संप्रेषण में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है, समझ गए। तो बौद्धिक कारक। चौथा है सामाजिक कारक, समाज में होने वाला कमी जैसे अज्ञात भाषा, जाति, सामाजिक स्तर, ये सब सामाजिक कारक है जो आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकता है। पांचवा है पर्यावरण कारक, शोरगुल, वर्षा, गाड़ी की आवाज़ आदि संप्रेषण में बातचीत में बाधा उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। अब समझिए दो व्यक्तियों के बीच में किसी चीज़ पर बात हो रही है और इन पाँचों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट अगर आ जाएगा तो वो तो प्रभावित नहीं करे, वो तो जो है आपको प्रभावी रूप से नहीं चलने देगा, उत्पन्न कर देगा। तो भावनात्मक कारक, बौद्धिक कारक, ठीक है, भौतिक कारक है, उसके बाद है सामाजिक कारक, पर्यावरणीय कारक, ये सब कारक आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया। अब आपका काम है इसको रिवीजन करना ना करना। मेरा जो काम था मैंने दोनों ईयर के लिए एक वीडियो में 3 क्वेश्चन ला दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे इंग्लिश भी मैंने दे रखा है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक धन्यवाद।